नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पंजाबी सूफी सिंगर अमरजीत कौर से हर खबर ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बाबा ने खास बातचीत की है। इस दौरान अमरजीत कौर ने क्या कुछ कहा अपने नए गाने को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर हम बात करें सूफी सॉन्ग्स में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया और आज पंजाब में पहुंचकर एक पंजाबी सॉन्ग एक नई बीट के साथ वो लेकर के आई हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं समरजीत कौर रंधावा। समर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपका। सबसे पहला मेरा सवाल, सूफी आज तक आपने कमांड रखी है, सूफी सिंगिंग करती आई हैं। इस बार हटकर एक नया अंदाज जो है आपको आप में देखने को मिलेगा। कैसे थॉट आया, क्या विचार आया और क्यों सूफी के बाद बीट में कैसे एंट्री? जी, सूफी तो मेरी रूह में बसा हुआ है और थॉट ऐसे ही आया कि क्योंकि समरजीत रंधावा यूथ को रिप्रेजेंट करती है अपने म्यूजिक के द्वारा, वो वर्कशॉप हो एमिटी आईआईटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर वो लाइव परफॉर्मेंस हो, मुझे लगता है कि बीट सॉन्ग यूथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है, तो यूथ को अपने साथ जोड़ने का ये एक आइडिया था बेसिकली। समर, अमूमन देखा जाता है बीट सॉन्ग्स में ज्यादा लिरिक्स पर तवज्जो नहीं दी जाती। अमूमन पंजाब में तो ये कल्चर है। अब आप पंजाब में आ चुकी हैं, तो अगर एक कंटेंट है, तो अगर एक शब्द को लेकर के उसी के ऊपर पूरा सॉन्ग जो है बार बार रिपीट किया जाता है, तो समर का बीट सॉन्ग कैसे अलग होगा और पंजाबी सिंगर्स? समर के बीट सॉन्ग में हमेशा ये जो नैना दी कटारी आया और इंशाल्लाह ताला आगे भी आते रहेंगे, तो वो 100% हर सॉन्ग एक दूसरे से मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि जितनी वो कैब आपके पास है, जी मैं इत्थे सतिंदर सरताज जी का नाम लेना चाहूंगी कि उनके पास इतना ज्यादा भंडार है लिटरेचर का, वोकैबुलरी का, शब्दों का। आप उनके हर गाने में एक एक वैरायटी देखते हो, तो बस जिसके पास जितना खजाना है वो उतने ही जेवर बुन बुन के हर बार पहनेगा और लोगों को दिखाएगा। समर, आपको नहीं लगता, देखिए पंजाब में एक कल्चर है कि हाँ, जमीन बेची और गाना आ गया, और सत्येंद्र सरताज जैसे, गुरदास मान साहब जैसे, बब्बू मान साहब जैसे, जिनके लिरिक्स समझ में भी आते हैं, जिनके कहीं ना कहीं सोशल जितने भी इनजस्टिस हो रहे हैं उस पर कटाक्ष भी करते हैं, तो समर की जो लिखाई है कहीं ना कहीं आगे चलकर, क्योंकि पंजाब में आपकी अभी अभी एंट्री हुई है और पहला गाना आने वाला है। मैं आपके गाने, हमारे दर्शक जो हैं गाने के बोल भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि मायने होने चाहिए और एजुकेशन बहुत जरूरी है सिंगिंग? बिल्कुल, ये जो तीनों लिविंग लेजेंड्स के आपने नाम लिए, सर गुरदास मान, फिर सर बब्बू मान और फिर सर सतिंदर सरताज, तो ये समाज में, पंजाब में, अब जैसे आप कहीं भी यूपी में आप किसी गली मोहल्ले में पूछ लोगे गुरदास मान जी के बारे में, उनको पता होगा कि गुरदास मान जी पंजाब के हैं। तो ये अपने अपने स्तर पे इन्होंने पंजाबी म्यूजिक को, इंडिया म्यूजिक को, वर्ल्ड म्यूजिक को बहुत कुछ नवाजा है, बहुत इंटेलिजेंस के साथ, बहुत एक जिम्मेवारी के साथ। तो मेरी गुजारिश है कि दूसरे भी आर्टिस्ट इन ऐसे दिग्गजों से कुछ सीखें। समरजीत रंधावा इज वेरी स्मॉल और अभी आई जस्ट स्टार्टेड, तो जिम्मेवारी होगी मेरी भी, और क्या ही मैं कंपटीशन करूंगी उन लोगों से जो इतना विश्व में नाम कमा चुके हैं और सदियों में एक बार पैदा होते हैं मेरे ख्याल से। समर, इससे आगे मैं बढ़ूं, सबसे पहले आपका जो गाना रिलीज होने वाला उसके कुछ बोल हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी मैं जब मैं सॉन्ग लिख रही थी, जब मैं ये गाना लिख रही थी, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मुखड़े से अंतरा कैसे मुख्तलिफ होना चाहिए, अंतरे से दूसरा अंतरा कैसे होना चाहिए। मैं तब लिख पाई क्योंकि मेरे पास शब्द थे। तो जैसे मैंने लिखा है, नैना दी कटारी मेरे दिल ते उतारी, मेरे सोने मैं तेरी हुई जाऊनिया, तेनू लुक छुप तक्का अख तेरे उत्ते रखा, हुण तेरी ओर खिंची चली आउनिया, सोचा बनू तेरी हीर तेनू रांझा बनाऊं, सोचा बनू तेरी हीर तेनू रांझा बनाऊं, कर लई कुड़माई मैं ता दिल दी, तू मुंडा मेरा हैंडसम हैंडसम, तू मुंडा मेरा हैंडसम हैंडसम, तू मुंडा मेरा हैंडसम, मैं क्वीन तेरे दिल दी, तू मुंडा मेरा हैंडसम, मैं क्वीन तेरे दिल दी। गाने का टाइम तो बता दें, कब रिलीज? गाना आज रिलीज हो गया है 11 बजे, नैना दी कटारी, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा। आप प्लीज नैना दी कटारी देखें और शेयर करिए, क्योंकि जब नैना दी कटारी देखेंगे तो आप समरजीत रंधावा को और सर्च करेंगे, तब आपको समझ में आएगा वो समरजीत रंधावा इज द वन हु इज सिंगिंग, ना गरीब वेख के हंसिया कर, ना बुरी नजर नाल तकिया कर, दुनिया दे ऐब तू लबे फरीदा, कदी अपने अंदर भी तकिया कर। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने खूब कहा है कि उच्चतम गाना, और यही कारण है, आप ये देख सकते हैं समरजीत कौर रंधावा एक तरफ लोगों की सेवा में भी सबसे आगे, रोशनी को लेकर के लोगों में रोशनी बिखेरते हुए नजर आ रही है, और एक सिंगिंग जो गाना है उनका मेन कमांड, और आज एक गाना रिलीज हुआ है। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से।
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की उपस्थिति में नूंह में एक नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नए वाहन कबाड़ केंद्र परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही विशेषज्ञों से वाहन कबाड़ की प्रक्रिया को भी समझा। नूंह में एक नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। First of all, I am giving my all best wishes to joint venture between Abhishek Group, India, and Keiho Sangyo, Japan, related with this wrapping unit of automobile. Actually, the automobile industry is very important for the country because we have turnover of 7.5 lakh crore. Out of which 3.5 lakh crore is our export. And this is the industry which is giving 4 crore employment potential to the country. वहीं कार्यक्रम में मौजूद राज्य परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश में ऑटोमोबाइल का एक बड़ा क्षेत्र है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। नई वाहन कबाड़ नीति से बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे और पर्यावरण को शुद्ध बनाने में वाहन कबाड़ नीति का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी परिवहन और सड़क केंद्रीय मंत्री हैं और स्क्रैप पॉलिसी की जो शुरुआत हुई है और हरियाणा में पहली स्क्रैप पॉलिसी बाद में पहली बार उसका गडकरी जी ने उद्घाटन किया है कि जो व्हीकल हैं जो 10 और 15 साल पुराने एनसीआर के और एनसीआर से बाहर उन सबको स्क्रैप करने के बाद इस तरह की शुरुआत हरियाणा में हुई है। हरियाणा में मेवात जिले में हुई है। सर, इस स्क्रैपिंग पॉलिसी से जनता को कहां तक लाभ मिलेगा? ये जनता को लाभ ये मिलेगा जो स्क्रैप पड़ा रहता है इसका कोई मतलब नहीं है। उससे जो कंपनियां हैं वो भी देंगी 10%, 20%, गाड़ी लेना है उससे रिबेट मिलेगी। इससे आने वाले देश के जो रिसाइकलिंग वो फिर काम होगा। जब कोई काम खुलता है उससे रोजगार ही मिलता है और रोजगार के इस तरह के अवसर मिलते हैं जिससे हर आदमी को लाभ मिलेगा। वहीं अभिषेक के काहो ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस कंपनी को लेकर कहा कि वो जापान के एक कंपनी के साथ काम साझा कर रहे हैं और 1 साल के अंदर ऐसे 3 और प्लांट लगाने का विचार रखते हैं। सर, यहाँ पे हम गाड़ियाँ रिसाइकिल करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कुछ गाड़ियाँ जो कुछ सालों पुरानी हो गई हैं वो रोडों से उतरनी चाहिए फॉर द रीज़न कि एक तो क्योंकि वो चलने में डेंजरस हैं रोडों पे और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब हैं और पेट्रोल का खपत बहुत ज़्यादा करती हैं कंपेयर टू मॉडर्न डे कार्स। तो उस वजह से उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाला था, हम उस नोटिफिकेशन को देखते हुए यहाँ पे व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है जापानीज़ कोलैबोरेशन कायो के साथ, जहाँ पे हम ऐसी गाड़ियाँ जो रोडों से पुरानी हो गई हैं और लीगली अप्लाई नहीं कर सकती उनके पार्ट्स रिसाइकिल करेंगे और उनके जितना भी कमोडिटी है, मेटल, प्लास्टिक्स, रबर, उन सबको रिसाइकिल करेंगे जो नई गाड़ियों के बनाने में यूज भी हो सकता है। नई कबाड़ नीति से बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे और साथ ही पर्यावरण को शुद्ध बनाने में वाहन कबाड़ नीति का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। दिल्ली जैसे महानगरों में जहां प्रदूषित हवा से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, पुराने वाहनों में पुरानी तकनीक का प्रयोग होता है जिससे अधिक प्रदूषण फैलता है। वहीं नई कबाड़ नीति से देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बाजार की भी पहचान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
और चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। इसके साथ ही और भी कई दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहे। क्या कुछ कहा गया है इन सभी की ओर से, ये आप सुनवाते हैं आपको। मित्रों, आज आगाज हो रहा है खेलो इंडिया कार्यक्रम का, और इस अवसर पर हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सहकारिता मंत्री माननीय श्री बनवारी लाल जी, और उत्साह और उमंग से हम सबके मन में खेलों के प्रति एक ज्वाला जगाने वाले, एक उत्साह भरने वाले, जिस प्रकार से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, ऐसे हमारे बहुत युवा, होनहार, साहसी, ऊर्जावान हमारे खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, यहाँ के गुरुग्राम के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ के हमारे विधायक श्री सुधीर सिंगला जी, इस शहर की मेयर, प्रथम नागरिक जिनको हम कहते हैं, बहन मधु आजाद जी, हमारा पूरा खेल विभाग, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खेल विभाग श्री महावीर सिंह जी, निदेशक खेल विभाग श्री पंकज नयन जी, डिविजनल कमिश्नर इस इलाके के श्री राजीव रंजन जी, मंडल आयुक्त हैं श्री संजय जून जी, और यहाँ की हमारी पुलिस कमिश्नर श्रीमती कला रामचंद्रन जी, उपायुक्त गुरुग्राम श्री निशांत यादव जी, और यहां मैं देख रहा हूं हर लेवल के खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य, वो भी यहां उपस्थित है। मैं सामने दीपा मलिक जी देख रहा हूं, और हमारे यशपाल सोलंकी जी, जूडो के हमारे अर्जुन अवार्डी हैं। दीपा मलिक जी तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, किस किस ख्याति की मालिका बनी है। तो इस नाते से खेल प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज का ये अवसर एक प्रकार का उस संदेश देने का ये अवसर है जो जिस अवसर की हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में तो ये जो अवसर खेलो इंडिया हरियाणा को जिसका सौभाग्य मिला है उसको होस्ट करने का, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हम जैसे जानते हैं कि कोविड का ये जो एक बहुत ही ऐसा एक दर्दनाक एक अवसर हमें देखने को मिला, पिछले 2 वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन मुकाबला भी कर रहे हैं। उस मुकाबले में, उस लड़ाई में हम जीते भी हैं, और जीत करके सफलतापूर्वक बाहर निकलने में भी हम सफल हुए हैं। कि ठीक है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चौथी लहर भी चल रही है, लेकिन अब समय ने सिद्ध किया है कि ये चौथी लहर भी हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने हर प्रकार के इंतजाम अपने कर लिए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी मेडिसिन, हमारे संसाधन, हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स, वो सब मजबूती से खड़े हैं। उस फेज में से हम बाहर निकले हैं, और अंतोगत्वा ये देश का जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इससे पहले 3 हुए हैं, तो इस चौथे खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 7 मई को पंचकुला से इसका आगाज किया है। वहां इसका जो लॉन्चिंग कार्यक्रम हो गया है। आज एक जिसको कहेंगे कि प्रमोशनल इवेंट है, क्योंकि एनसीआर एरिया में, चाहे वो हमारा कैपिटल दिल्ली है, चाहे एनसीआर एरिया का ये सब क्षेत्र है, यहां भी इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम का 2 दिन बाद ही आयोजन कर लिया हमने, और इसमें जैसा अभी हमने देखा है कि हमारे लोगो का लॉन्च हुआ, हमारे थीम गीत का लॉन्च हुआ है, जर्सी का भी अभी प्रदर्शन किया जाएगा, जो जर्सी एक तय की गई है खिलाड़ियों के लिए, और इसी प्रकार से शुभंकर है। फिर हमने मस्केट और ये जो सब देखे हैं, धाकड़, मास्केट, ये जितने भी मस्केट और धाकड़,
एक मनोरंजन का भी वातावरण उससे बनता है। पूरे उस परिसर में इनका भी अपना एक योगदान होगा। तो इसका हमने आज लॉन्च किया है और ये इंतजार जो है अभी ये खत्म हुआ है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम लोग 10 मई में अपनी बातचीत कर रहे हैं। आने वाले 4 जून को देखा जाए तो 25 दिन बाकी बचे हैं और अगर इसको घंटों में बदलते हैं तो 600 घंटे बाकी बचे हैं। जब घंटों की गिनती, उल्टी गिनती शुरू होती है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, खास करके आयोजकों की, कि जितनी बड़ी संख्या में आयोजक इस कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं, देश भर से आने वाले हैं। उन सब 8,500 लोगों को 10 दिन तक उनको ठहराना है, उनकी आवासीय व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सरकार का हर एक विभाग उसमें लगेगा। और उसमें न केवल सरकार के लोग बल्कि कुछ एनजीओज वो भी लगेंगी। कुछ संस्थाओं को हमने जो एक्सपर्ट हैं उनमें उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है ताकि वो भी उसमें काम करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को, बाहर से आने वाले को, देश भर के सब प्रांतों से जब आएंगे तो हर प्रकार की आवश्यकता उनकी रहती है। अलग अलग खान पान भी रहता है, अलग अलग मौसम से सब लोग आते हैं, अलग अलग रहन सहन का तरीका होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए और व्यवस्था में, प्रबंध में कोई कमी ना आ जाए, आओ भगत हम लोग उनकी मेजबानी पूरी कर सके, ये सारा प्रबंध जो है ये किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये केवल पंचकुला में ही होंगे ऐसा नहीं है, कुछ इवेंट्स उसके अलावा भी, जैसे चंडीगढ़ में भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके परिसर में भी तीरंदाजी और फुटबॉल के खेल वहां होंगे। और अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक, ये अंबाला में होगी। तैराकी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा तैराकी का जो एक प्रावधान किया गया है वहां, वो भी नया जो है वो परिसर बना है। शाबाद में हॉकी और साइकिलिंग, हॉकी का क्योंकि केंद्र अपना शाबाद का ही जो है वो बहुत बड़ा केंद्र है और वो तो सीधा सीधा समर्पित हमारे संदीप सिंह जी को है, क्योंकि संदीप सिंह जी भी शाबाद के ही रहने वाले हैं और हॉकी की टीमें जो निकलती हैं उसमें अधिकांश खिलाड़ी हमारे शाबाद क्षेत्र के ही होते हैं। दिल्ली में भी शूटिंग का कार्यक्रम वो दिल्ली के अंदर चलेगा, ये प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर होगी। तो ऐसा एक प्रकार से विस्तृत कार्यक्रम बना है। इसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कार्यक्रम होंगे, न केवल खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी, हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के वहां पहुंचे, हर जिले से, खास करके विद्यार्थी, खिलाड़ी, इन सबको हर दिन अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को अलग अलग खेलों के हिसाब से रुचि रखने वाले, उसका पूरा टाइम टेबल छपेगा तो वहां लेकर के जाएंगे। दर्शक जितने उत्साह वर्धन करते हैं खिलाड़ियों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दर्शक अच्छे हों, दीर्घा में बैठने वाले लोग, खेलों का आनंद लेने वाले लोग जिस उत्साह में होते हैं, खिलाड़ी भी उसी उत्साह में होता है। उत्साह तो करने वाले को जो देखता है उसके कारण से ज्यादा बढ़ता है। मानो वो उदाहरण देता हूं, हम लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, ये भाषण तभी हमको आनंद आता है, सामने बैठे हुए तालियां बजाएंगे, भाषण सुनेंगे, तब आनंद आता है। और अगर हम भाषण करते रहे और सामने यानी या तो हो कोई नहीं, और हो है तो चुप करके बैठा है, हाथ पर हाथ रख करके कुछ नहीं करता है, तो भाषण देने वाले को भी कोई आनंद तो नहीं आता कि आनंद आया। लेकिन उत्साह वर्धन खिलाड़ियों का भी ऐसे ही होता है। तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा संख्या में इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और अपना भी उसमें लाभ होता है। अपना लाभ यानी मनोरंजन तो होता ही होता है, बहुत सी चीजें देख करके भी आदमी सीखता है। केवल अभ्यास तो करने की बात बाद में आती है, पहले रुचि जागती है देखने से। तो हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो ज्यादा वहां जाएं और इन खेलों को वहां देखेंगे तो उसका एक आनंद उनको अपना आएगा, उसका लाभ भी उनको होगा। तो इस प्रकार से खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है इसका प्रारंभ ये होने जा रहा है। और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करूंगा कि इस बार ये गेम मेजबानी का जो अवसर है वो हरियाणा को दिया है। कोई भी प्रदेश जाके ला सकता था, लेकिन हरियाणा को अवसर मिला है। और किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेलों का ये अवसर शायद संदीप सिंह जी इस पर बताएंगे कि पहली बार शायद हमको मिल रहा है। तो हम इस अवसर को गंवाएंगे नहीं। इसमें जितना यानी ज्यादा भूमिका हमारी जो अच्छी से अच्छी भूमिका है उसको हम निभाएंगे। और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये भी पदक लाने में सबसे आगे रहेंगे।
अगर हमको ध्यान हो तो खेलो इंडिया 2020 का जो हुआ था उसमें हरियाणा का स्थान दूसरा स्थान रहा था और कुल 200 पदक हमारे खेलो इंडिया के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो लेकर के आए थे। बहुत बड़ी टैली थी 200 पदक की। और इस बार तो क्योंकि मेजबान है, पदक तो खेल के ही लेना है, छीन के तो लेना नहीं है, लेकिन खेलने में हमारा अपना क्षेत्र हो, हमारे अपने खिलाड़ी हों, तो मैं चाहूंगा कि इस बार हरियाणा इन खेलों में प्रथम आए। ये सब खिलाड़ियों को एक उस प्रकार का असर जाता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ये प्रमोशन सेरेमनी को आपने सुना, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन भी आप सुन रहे थे। फिलहाल इतने छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।